हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। देवरानी की सब्जी में जेठानी की मिर्ची। पारुल घर की बड़ी बहू थी और हमेशा घर में उसी की चला करती। वो जो भी बनाया करती सब लोग बहुत प्यार से खा लिया करते। एक दिन पारुल दोपहर के खाने में घिया बनाकर टेबल पर रखती है। ये क्या बहू, तूने तो अभी से मुझे अधेड़ उम्र का साबित कर दिया है। जब देखो या तो तोरी टिंडे बनाकर रख देती है। मुझसे ये सब कुछ नहीं खाया जाता है। माँ जी, मैं आप लोगों को जो भी खिलाती हूँ वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आपको खाने में ज्यादा नाटक नहीं करना चाहिए और प्यार से सब कुछ खा लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। माँ खा लीजिए ना, जो भी पारुल ने बनाया है। वैसे भी हमारे पास और दूसरा ऑप्शन क्या है। आपकी कमर से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता और आप कुछ बना नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा रमेश जी आपने। अब आप सब लोग प्यार से खाना खा लीजिए और उसके बाद हमें देवर जी के लिए लड़की देखने भी तो जाना है। मैं तो अपनी देवरानी बिल्कुल मेरी तरह लाऊंगी, जो बिल्कुल परफेक्ट होगी। पारुल को अपनी देवरानी को लेकर कई सारे अरमान थे, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी देवरानी उसकी तरह आए और उसकी असिस्टेंट बनकर घर में काम करे। और जल्द ही उन्हें अपने देवर रोहन के लिए संध्या नाम की लड़की पसंद आती है। संध्या शादी करके घर आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। आज अपने घर वालों के लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नई बहू के हाथ के पकवान खाना तो सबको अच्छा लगता है। आज सब लोगों के दिल का रास्ता पेट से है, ये मैं साबित करके रहूंगी। अब संध्या खुशबूदार पकवान बनाने शुरू करती है। तभी रसोई के अंदर पारुल आती है और कहती है, क्या बात है संध्या, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुम क्या बना रही हो सब लोगों के लिए? दीदी, आज मैंने सब लोगों के लिए मटर पुलाव, मूंग दाल का हलवा, छोले पूरी और खीर बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये बात सुनने के बाद पारुल ने अपने मन में कहा, हे राम, मुझे तो ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैं सब लोगों को घिया तोरी टिंडे खिलाती हूँ ताकि उन्हें और सब्जियां बेकार लगे। अगर देवरानी जी ने पहले ही दिन इतना बढ़िया बढ़िया खाना इन लोगों को बनाकर खिला दिया तो इन लोगों की फरमाइशें तो रोज बढ़ जाएंगी। पारुल ने बात को संभालते हुए संध्या से कहा, संध्या एक काम करो, तुम सबसे पहले माँ जी के लिए चाय लेकर चली जाओ। माँ जी जब तक चाय नहीं पीती तब तक उनका पेट फ्रेश नहीं होता है। तब तक मैं तुम्हारी सब्जी संभाल लेती हूँ। ठीक है दीदी, आप सब्जी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। अब संध्या चाय बनाकर अपनी सास को देने के लिए चली जाती है। इतनी देर में पारुल संध्या की बनाई हुई सब्जी में बहुत सारी मिर्ची मिला देती है और खुश होते हुए कहती है, ये गई देवरानी की सब्जी में जेठानी की मिर्ची। अब देखती हूँ कि कैसे देवरानी की सब्जी सबको पसंद आती है। अगर अभी से देवरानी रसोई पर अपना कब्जा कर लेगी तो जेठानी को तो हाथ में झाड़ू पोछा लेकर घूमना पड़ेगा। अब थोड़ी देर बाद पारुल भी रसोई से बाहर आ जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ता करने के लिए जमा हो जाते हैं और जैसे ही सुमित्रा ने संध्या के हाथ का खाना चखा तो कहा, अरे बाप रे बाप, बहुत तेज मिर्ची लग रही है, कोई पानी दो जल्दी। संध्या, अभी तक तो मैंने तुमसे कोई लड़ाई भी नहीं की है, फिर किस चीज का गुस्सा निकाल रही हो तुम मुझ पर? कितनी ज्यादा मिर्ची डाली तुमने खाने में। संध्या ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है, पर मैंने तो मिर्ची बहुत ध्यान से डाली थी, मिर्ची ज्यादा कैसे हो सकती है? संध्या, अगर खाना बनाना नहीं आता है तो पारुल से सीख लो, हम इतना तीखा खाना नहीं खा सकते। अब सब लोग जैसे ही खीर खाकर देखते हैं तो उसमें नमक था, हलवे के अंदर पानी ज्यादा था। सारा खाना बहुत ज्यादा खराब बना हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने उन्हें परेशान किया तो वो थी देवरानी की सब्जी, जिसमें जेठानी ने मिर्ची डाली हुई थी। अब पारुल अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, बड़ी आई थी पहले दिन मेरी रसोई में मास्टर शेफ बनने वाली। जेठानी ने देवरानी की सब्जी में ऐसी मिर्ची डाली है कि अब अगली बार रसोई में घुसने से पहले भी 100 बार सोचेगी। तभी पारुल से माफी मांगने आई संध्या ये सारी बातें सुन लेती है और दरवाजे पर खड़ी होकर खुद से कहती है, मैं तो यहाँ जेठानी जी से माफी मांगने आई थी कि मेरी वजह से वो सुबह भूखी रह गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब इन्होंने किया है। कोई बात नहीं, इन्हें बताना होगा कि मैं भी क्या चीज। इसके बाद अब संध्या जल्दी से शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। पारुल फिर से रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है और कहती है, अच्छा बच्चू, तो फिर से खाने की तैयारी कर रही है। लगता है मिर्ची का डब्बा मुझे परमानेंट अपने पास रखना होगा ताकि मैं तेरा इलाज कर सकूं। अब जैसे ही संध्या गाना गुनगुनाती हुई रसोई से बाहर आती है तो पारुल फिर से लाल मिर्च सब्जी में पलट देती है। लेकिन संध्या ने पहले ही चालाकी से बनाई हुई सब्जी को साइड रख दिया था। सारा परिवार खाना खाने बैठता है और रोहन ने कहा, संध्या, पहले तुम ये सब्जी चक्कर बताओ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं इसमें भी तुमने बहुत सारी मिर्ची ना डाल दी हो। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए,
इस बार मैंने खाना डालने से पहले खुद भी चखा है। खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। अरे बस मेरी नई बहू को इतना परेशान मत करो। अगर उसकी पहली रसोई सुबह खराब हो गई तो क्या हुआ? अब हम उसकी रसोई की रस्म करेंगे और उसे शगुन भी देंगे। पारुल खुश हो रही थी कि सुमित्रा तीखा खाना खाकर चिल्लाएगी, लेकिन खाना खाकर सुमित्रा के मुंह से तारीफ निकलती है। अरे बाबा, क्या खाना बनाया है बहू! आहा, तूने तो दिल ही जीत लिया। ऐसा लग रहा है जैसे ना जाने कई सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रही हूँ। ये मलाई कोफ्ते की सब्जी तो बहुत ही मुलायम है और ये चना मसाला की सब्जी भी बहुत जबरदस्त बनी है। और ये दाल तो परफेक्ट है। चावल के साथ ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी और मेरी जोड़ी हो, एकदम परफेक्ट। सच में संध्या, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा खाना बनाना तुम पारुल को भी सिखा दो। ये तो कई सालों से हमें घिया, तोरई, टिंडे यही सब खिला रही है। अच्छा तो बना रही है, लेकिन जीभ के स्वाद का तो सत्यानाश हो गया है। सब लोगों की तारीफें सुनने के बाद पारुल जब खाना खाकर देखती है तो सच में उसमें मिर्च मसाला बिल्कुल बराबर था। वो हैरान हो जाती है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाती है, तभी वहाँ संध्या आती है। मैं जानती हूँ जेठानी जी, सुबह आपने ही मेरी सब्जी में मिर्ची मिलाई थी ताकि सब लोगों को मेरे हाथों का खाना पसंद न आए। पारुल ये बात सुनकर घबरा जाती है। उसकी नजर शर्म से नीचे हो जाती है और वो कहती है, अगर तुम्हें पता था कि ये सब कुछ मैंने किया है तो तुम सब लोगों के आगे ये बात बताकर मेरी बदनामी भी कर सकती थी। फिर भी तुम चुप क्यों रही? क्योंकि मैं जानती हूँ आप सालों से इस घर को संभाल रही हैं। मेरे आने के बाद में आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, इसलिए आपने ऐसी गलती की। मैं सब लोगों को सच बताकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। तुम सच में बहुत अच्छी हो संध्या। मैं तुम्हारी रसोई की परफेक्ट कुकिंग स्किल्स देखकर घबरा गई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम दोनों मिलकर रहेंगे और जेठानी कभी भी अपनी देवरानी की सब्जी में मिर्च नहीं मिलाएगी। वहीं सुमित्रा भी, जो अपनी दवाइयों के बारे में पूछने पारुल के कमरे की तरफ जा रही थी, वो भी ये सब कुछ सुन लेती है और अपने मन में कहती है, कितना अच्छा परिवार है मेरा और कितनी खुशनसीब हूँ मैं, जिन्हें इतनी समझदार बहुएं मिली हैं। कुछ बातें बड़ों को बिना पता चले ही सुलझ जाए तो अच्छा रहता है। मैं भी इस बात को अपने तक ही रखूंगी। अब सुमित्रा ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन पारुल और संध्या मिलकर साथ में खाना बनाते हैं और वो खाना बहुत स्वादिष्ट था। पारुल जहाँ अक्सर घिया, तोरी, टिंडे यही सब सब्जियां बनाया करती, तो वहीं संध्या फैंसी सब्जियां बनाया करती और रोज रसोई में नए नए एक्सपेरिमेंट किया करती। इससे लोगों को पौष्टिक के साथ साथ टेस्टी खाना भी रोज खाने को मिला करता और इस तरह उनका परिवार खुशी खुश रहता है। बिट्टू, रूही, दोनों इधर आओ। क्या मम्मी, खेलने दो ना, एक तो संडे मिलता है खेलने के लिए। चुप कर। और पहले तुम दोनों ये बताओ, मैं थाली में ये आटा निकाल कर गई थी, इसमें पानी किसने डाला? तू बता रूही, तूने ये खेल किया है ना? तूने ये सारे जग का पानी आटे में डाला है ना? बोल, सच बोल। नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। अच्छा, तो ये सारा कांड इस खिड़की से हुआ है। मैं भी देखती हूँ ये सुनीता मुझसे कैसे बचती है। जाओ, तुम दोनों जाकर खेलो, मुझे खाना बनाना है। अनीता और सुनीता दोनों देवरानी जेठानी थे। अनीता बड़ी बहू थी और सुनीता छोटी बहू। दोनों के घर अलग थे, पर उनकी रसोई आपस में जुड़ी हुई थी, क्योंकि एक ही दीवार पर बनी थी और इस रसोई की खिड़की दोनों की रसोई से मिली हुई थी। इस वजह से कोई भी चीज आर पार हो सकती थी। इसी बात का फायदा अनीता और सुनीता उठाती रहती थी। कभी अनीता सुनीता के काम को खराब करती तो कभी सुनीता अनीता के काम को बिगाड़ देती। अक्सर ही दोनों के बीच इन्हीं बातों पर लड़ाई होती रहती थी। इस वजह से दोनों की सास कमला बहुत परेशान रहती थी। अरे सुनीता, ये कैसी चाय बनाई है? चाय में चीनी की जगह नमक है। मुझे तो लगता है तुम चाय बनाना भूल गई हो। क्या कहा? चाय में नमक? मैंने चाय में चीनी डाली थी, दिखाओ मैं पीकर देखूं। सुनीता चाय पीकर देखती है तो वो भी एकदम से थूक देती है। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। आज तो मैं अनीता भाभी से सारा हिसाब किताब करके ही रहूंगी। अनीता भाभी, ओ अनीता भाभी, ये है कहाँ? अच्छा, तो आज रसोई में गोभी आलू की सब्जी बनाई जा रही है, अभी बताती हूँ इन्हें। सुनीता गैस की आंच बढ़ा देती है, जिससे कढ़ाई में बन रहे सारे गोभी आलू जल जाते हैं। अरे अनीता बहू, रसोई में कुछ बनने रखा था क्या? जलने की बदबू आ रही है। हाँ, गोभी आलू रखे थे, पर मैं तो धीमी आंच पर रखकर आई थी। देखती हूँ जाकर। अनीता रसोई में जाकर देखती है तो गैस की आंच बढ़ी हुई थी और गैस फुल पर थी। ये गैस को किसने तेज कर दिया? मैं तो हल्की आंच पर रख कर गई थी। ये जरूर सुनीता ने किया है। सुनीता, ये गैस तुमने तेज की है ना? हाँ, मैंने तेज की है।
आपने भी तो मेरी चाय में नमक डाल दिया। अच्छा, तुमने भी मेरे आटे में पानी डाल दिया था। और मैंने जो कल कढ़ी चावल बनाए थे, आपने मेरी कढ़ी में चीनी डाल दी थी। मैंने आपको कुछ नहीं कहा। कहने को तो मेरे पास भी बहुत कुछ था, पर मैं भी अब तक चुप रही। आज तो कर लिया, दोबारा मत करना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो, हो गई शुरू दोनों फिर से एक दूसरे से झगड़ा करने। पता नहीं, मुझे तो लगता है ये सारे फसाद की जड़ ये खिड़की है। रमेश, मैं तुम दोनों से कब से कह रही हूँ इस खिड़की को बंद करवा दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ना ही तू मेरी सुनता है और ना ही वो मुकेश। माँ ठीक है, 1-2 दिन के काम निपट जाए, फिर मैं किसी मजदूर को बुलाकर खिड़की बंद करवा दूंगा। अनीता और सुनीता दोनों की लड़ाई से घर में कलेश भी बढ़ते जा रहे थे। अगले 2-3 दिन तक बात फिर दब गई और इसी बीच फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो गई। मैं जानती हूँ अनीता भाभी ने जानबूझकर छिपकली को डरा डरा कर मेरी तरफ भेजा है। वो जानती है कि मैं छिपकली से डर जाती हूँ। अरे, अब तुम दोनों छिपकली पर लड़ रही हो। छिपकली तो इधर उधर भागती रहती हैं, इस खिड़की से उस खिड़की से, इस दरवाजे से उस दरवाजे से। अब जानवरों को थोड़ी बांध सकती हो बहू। अब अपनी रसोई में छिपकली आई तो तुम्हारा मुंह खुल गया। उस दिन जब तुमने अपनी रसोई की गंदी अलमारी साफ की थी तो उसमें से जो चूहे भागकर मेरी रसोई में आए थे, तब तुम कहाँ थी? मैं भी बहुत सहन कर रही हूँ। अब आया सास को ज्यादा तेज गुस्सा और उसने दोनों बेटों को आवाज लगाई। बस, अब तुम दोनों कुछ नहीं बोलोगी। अब जो करना है मैं करूंगी। रमेश, मुकेश, अभी के अभी जाओ और एक मिस्त्री बुलाकर लाओ जो इस खिड़की को बंद कर दे। और फिर मिस्त्री को बुलाया गया और रसोई की खिड़की बंद कर दी गई। अब रसोई की खिड़की तो बंद हो गई, पर इससे अनीता और सुनीता परेशान हो गई, क्योंकि उन दोनों के पास मन लगाने के लिए कुछ भी तो नहीं था। दोनों के बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले जाते, सास मंदिर कीर्तन चली जाती और दोनों के पति अपने अपने काम पर चले जाते। पीछे से दोनों अपने अपने कमरों में कभी बैठी तो कभी अपनी अपनी रसोई में खाना बनाती। दोनों खिड़की की तरफ देखती तो खिड़की पर तो मिस्त्री सीमेंट लगाकर जा चुका था। दोनों थोड़ी उदास हो गई और शाम को दोनों सब्जी लेने के लिए एक साथ घर से बाहर निकली तो दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुनीता, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ जा रहे थे? मैं सब्जी मंडी जा रही थी। आज बिट्टू और रूही का मन था भिंडी खाने का, तो सोचा मंडी में ताजी भिंडी आई हुई होगी, वही बना लूंगी शाम को। अच्छा, मैं भी बस मटर पनीर लेने जा रही थी। आज बबलू और पिंकी मटर पनीर खाने की जिद कर रहे थे। अच्छा, चलो दोनों साथ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मंडी जाती हैं, पर ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि दोनों ही झिझक रही थी। कुछ दिन पहले ही तो दोनों इतनी तगड़ी लड़ाई कर चुकी थी, इसलिए बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। दोनों अपने अपने घर लौट आती हैं। इधर अनीता भिंडी बनाने की तैयारी करती है, उधर सुनीता मटर पनीर बना रही थी। पर कुछ तो था, बिल्कुल सूखा सूखा, और वो था दोनों का एक दूसरे को ना देखना। मम्मी, चाची के घर से मटर पनीर की खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अभी इस भिंडी के साथ रोटी खाओ, कल मैं मटर पनीर बना दूंगी। मम्मी, भिंडी तो बबलू को भी बहुत पसंद है ना? वो आपके हाथ की भिंडी कितने शौक से खाता है। हाँ, खाता तो है। थोड़ी सी दे आऊं क्या? अगर मन है तो दे आओ। इधर सुनीता भी ऐसा ही कुछ सोच रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप तो बिट्टू भैया के लिए मटर पनीर लेकर जा रहे थे, अभी तक गए नहीं? हाँ, जा रही हूँ, देखती हूँ। सुनीता भी नहीं जानती थी कि अनीता भी उसे भिंडी देने आ रही है। जब दोनों अपना अपना दरवाजा खोलती हैं तो हैरान रह जाती हैं। सुनीता, तू? हाँ भाभी, वो बिट्टू को मटर पनीर पसंद है ना। मैं भी बबलू के लिए भिंडी लाई थी। बबलू को भिंडी अच्छी लगती है ना। एक दूसरे को भिंडी और मटर पनीर देते हुए अनीता और सुनीता दोनों की आंखों में आंसू झलक रहे थे। अनीता और सुनीता की रसोई के बीच की खिड़की बंद हो जाने के बाद जो घर का माहौल बन गया था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन जल्दी ही दोनों को अपनी रसोई में अकेलेपन का एहसास होने लगा था। पहले जहां वो एक दूसरे की रसोई में झांक कर मस्ती किया करती थी, अब वो अकेली हो गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि चाहे लड़ाई होती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ का अपना एक अलग ही मजा था। दोनों को समझ आ गया कि वो एक दूसरे के बिना कितना बोर हो गई हैं। अनीता और सुनीता दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि अब वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगी। दोनों में सुधार देखकर उनकी सास ने खिड़की को दोबारा खोलने का निर्णय लिया और खिड़की दोबारा खोली गई। अब एक बार फिर से सबके चेहरों पर खुशी थी। घर में हंसी मजाक और प्यार का माहौल बन गया। रसोई की वो खिड़की अब उनकी दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।